अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप दोस्तों से गिला ये है कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है भाग जाते हैं, नस जाते हैं, भज जाते हैं। कमेंट्स लाजमी किया करें। अच्छा हो बुरा हो, फीडबैक जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जो है। तो एनीवेज, आज का जो टॉपिक है, सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला जो है वो गड़बड़ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज की जो एज प्रॉमिस्ड के मैं डेली एक व्लॉग करता हूं, तो आज भी इसको मैं कंप्लीट कर सकूं। 10 ईयर्स रूट के ऊपर जो है वो मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो 10 साल का रूट होता है वो क्या होता है और क्या आप एलिजिबल होते हैं 10 साल के रूट के ऊपर कि आफ्टर 10 ईयर्स जो है आप ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी। वो उस लॉन्ग रेजिडेंसी की हम बात नहीं कर रहे हैं जो 20 साल की होती है। आज हम बात कर रहे हैं 10 साल की लॉन्ग रेजिडेंसी जो है ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर्स जो है। क्या आप एलिजिबल होते हैं कि आप जो है ILR के लिए इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है अप्लाई कर सकें? इसी पॉइंट पे आज बात करेंगे। फ्रॉम 11 अप्रैल 2024 जो है 11 अप्रैल 2024 के बाद जो है रूल्स में काफ़ी चेंजेस आई हैं, और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जब वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं या जब वो लोग ऑफिस में आते हैं या मिलते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमने ILR के लिए अप्लाई किया, हमने 8-8 महीने 10-10 महीने वेट किया और उसके बाद जो है हमारी रिफ्यूज़ल आ गई, और उसमें उन्होंने कहा जी कि आप तो एलिजिबल नहीं थे। ये इशू आता है, और बहुत से लोग जो हैं वो ये जानना चाहते होते हैं कि क्या वो एलिजिबल हैं, कि वो उनको यूके में रहते हुए 10 साल हो चुके हैं और वो अपना 10 ईयर्स रूट के ऊपर अप्लाई कर सकें। आई डोंट नो आपके क्या सरकमस्टांसिस हैं, लेकिन आपके जो भी सरकमस्टांसिस हों, आप अपनी सरकमस्टांसिस के मुताबिक लीगल एडवाइस लाजमी लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस नॉट अ लीगल एडवाइस जो है। सो कुछ वर्डिंग, ये जो लीगल अल्फाज जो होते हैं ना जी, ये जो लीगल वर्डिंग होती है ये बड़ी गौर तलब होती है। इसमें इफ़ एंड बट्स की वजह से जो है बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो वीडियो को गौर से देखते नहीं हैं और ये समझते हैं कि जी कि आपने या किसी ने भी जो है ये कहा। कानून की ज़बान जो होती है ना, ये हमारी ज़बान की तरह नहीं होती। कानून की ज़बान जो होती है इसमें बहुत से इफ़ एंड बट्स आते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता। सो इसलिए इस तरह की वीडियोस को गौर से देखा करें। हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2024 के रिजीम की, कि क्या उसके बाद जो है ये जो रूल था इमिग्रेशन का 276A जो है, 276D जो है, ये दो रूल्स की मैंने बात की है। 276A एंड 276D जो है, अपेंडिक्स लॉन्ग रेजिडेंस विच फॉलोज द फॉर्मेट ऑफ जो है रिफॉर्म्ड रूट्स जो है। रिफॉर्म का मतलब होता है कि उस रूट को जो था वो जो 10 साल का एक लीगल एक 10 साल वाला जो रूट था उसको रिफॉर्म किया गया था, उसकी एक दोबारा शक्ल दी गई थी। और वो कब दी गई थी? 11 अप्रैल 2024 को। उसके बाद 11 अप्रैल 2024 के बाद जब आप अपना 10 साल के रूट के ऊपर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको क्या देखना होता है। सो ये नंबर एक तो जेहन में रखिए। बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि वो पुराने रूट के मुताबिक आते हैं, उनको जो है शायद वो पुराने वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा आपको। 11 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा। नंबर एक, आपको अपेंडिक्स इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ अगर हम जाते हैं तो आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो है वो लेना आपके लिए मस्ट है जी। और सेकंड, अपेंडिक्स जो होती है KOL की तरफ अगर हम जाते हैं, ये KOL होता है जी, नॉलेज ऑफ द लाइफ इन द यूके जो है। ये जो लाइफ इन द यूके टेस्ट जो होता है ये आपको पास करना जो है ये मस्ट है। ये दो चीज़ें जो है ये कंपलसरी हैं, ये लाजमी हैं ILR की एप्लीकेशन के लिए, अनटिल अनलेस आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप अंडर 18 हैं, या आप 65 हैं, ओवर 65 हैं, या आप मेडिकली तौर पे, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे आपको कोई हेल्थ के ऐसे सीरियस इश्यूज हैं कि आप एग्जेम्पशन की तरफ आते हैं, तो तब आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो या इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली डॉक्टर की रिपोर्ट जो होती है
वो इसमें मस्ट होती है। अब हम आते हैं इसके बाकी पॉइंट्स की तरफ। क्या एक शख्स जो है वो यूके में एंटर हुआ, वो लॉरी के थ्रू एंटर हुआ, वो एजेंट के थ्रू आ गया, वो किसी भी तरीके से यूके में आ गया, तो क्या उसको 10 साल यहाँ पे रहते हुए हो गए तो क्या वो एलिजिबल है? एब्सोल्युटली नॉट। वो कहाँ पे एलिजिबल होगा? वो जाएगा 20 साल वाले रूट के ऊपर, या उसके और कोई सर्कमस्टांसिस हैं, या उसकी मैरिज हो गई, या उसने उसका पार्टनर रूट है, या उसका अनमैरिज पार्टनर रूट है, या उसके बच्चे यहाँ पे हैं। वो उसके ऊपर हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे 10 साल वाले रूट के ऊपर कि क्या आप 10 ईयर्स की जब एप्लीकेशन डालते हैं तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर 1, आपकी यूके के अंदर लीगल एंट्री। आप यूके के अंदर जब एंटर हुए उस वक्त आप लीगली तरीके से, कानूनी तरीके से आपके पास जो था वैलिड वीज़ा था। ये पहला पॉइंट आ जाता है। सेकंड आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी कंटिन्यूसली जो है आपने मुस्तकिल तौर पे यूके में रहते हुए जो है आपने 10 साल जो है आपने मुकम्मल कर लिए। अब आपने 10 साल आपने किस तरीके से मुकम्मल किए, ये बड़ा एक जो है इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट एक आ जाता है कि क्या आपका ये जो क्वालिफाइंग पीरियड है, क्वालिफाइड पीरियड क्या होता है? जो आपने कानूनी तरीके से जो है वो यूके में गुजारा होता है। क्वालिफाइंग पीरियड मस्ट बी कंटिन्यूस जो है, उसमें आप एक दिन के लिए, सिंगल 1 डे के लिए भी और कहीं बाहर ना निकले हों, आप कंटिन्यूसली यूके के अंदर ही रहते हो। नंबर 2 आ गया। नंबर 3, ये जो अक्सर आप सुनते रहते होंगे 2 वर्ड जो है। नंबर 1, लॉफुल। लॉफुल का क्या मतलब है जी? लॉफुल का मतलब है कानूनी तौर पे आपका लीगल टाइम फ्रेम जो है। अब यूके में एंटर हुए, आपके पास वीज़ा था, डजेंट मैटर, कोई भी वीज़ा था, विजिटर वीज़ा था, स्टूडेंट का वीज़ा था, स्किल्ड वर्कर वीज़ा था, मैरिज का वीज़ा था, सीजनल वर्कर वीज़ा था, व्हाट जो भी आपके पास जो था वो वीज़ा था, वैलिड वीज़ा था। जब आप इज्जत के साथ एयरपोर्ट से एंटर हुए, जैसे भी आप एंटर हुए, आपने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने आपका पासपोर्ट देखा, उन्होंने आपका वीज़ा देखा, उन्होंने आपसे जो आपको वेलकम कहा, मोर लाई, ठप्पा लाया, क्या आ जाओ, वेलकम। वो स्टार्ट होता है आपका लीगल एंट्री के साथ जो है। ये आप इसको कहते हैं लीव टू एंटर। लीव टू एंटर एज अ लीगल जो है वो आपकी लीगल एंट्री आपकी होगी। अब उसके बाद आप यूके के बॉर्डर के थ्रू आप जब अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद जब आप वीज़ा कोई भी एक्सटेंड करवाते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, उसको कहा जाता है लीव टू रीमेन, कि अब आप यूके में रह रहे हैं या यूके में रहना चाहते हैं या यूके में रहते कंटिन्यूसली रह रहे हैं। लीव टू एंटर एंड लीव टू रिमेन में ये डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब हम जाएंगे लॉफुल, कंटिन्यूस आ गया जी, लॉफुल आ गया, और उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आएगा आपकी 3C लीव जो है। ये अब अक्सर आप लोग सुनते होंगे, ये जो इमिग्रेशन एक्ट 1971 है उसकी 3C लीव जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बड़ी क्या, यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके 10 साल के रूट में। और उसके बाद जो आ जाता है कि आप यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रहते आ रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। अब हम क्या इस तरीके से क्या हम सारा रूट को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यूके में एक साहब जो हैं वो जो एंटर हो गए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, उन्होंने गुजार लिए यहाँ पे 2 साल 3 साल जो है उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर गुजार लिए। उसके बाद वो जो था उनके 3 साल गुजर गए या 2 साल गुजर गए स्टूडेंट वीज़ा पे, वो उसके बाद उन्होंने PSW ले लिया या उन्होंने मैरिज कर ली, वो स्पाउस वीज़ा पे स्विच हो गए। 3 साल शादी चली, उस तो बाद बीवी ने किया तू मेरियां सही तरह लत्तां नहीं घुट सकदा, जा मैं तेरा वीज़ा कैंसिल कराउन लगी हाँ, दफ़ा हो जा। अब वो 2 साल उसके पहले 3 साल स्टूडेंट के थे, 2 साल जो था उन्हें बेचारे ने चपेड़ा खांदे ने 2-3 साल गुजार लिए। अब उसका जो था 4-4.5 साल का ये जो टाइम फ्रेम था ये बन गया। उसके बाद वो जो था आगे चीज़ें नहीं चली, वो उसने जो था वाइफ ने वीज़ा कैंसिलेशन की तरफ गई, उसने अपना जो था ह्यूमन राइट्स की कोई एप्लीकेशन फाइल कर दी। ड्यूरिंग उसी टाइम पीरियड जो था डिवोर्स हो गई। अब वो 6 महीने 8 महीने उसके ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन में लग गए, उतनी देर में उसका डिवोर्स हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, यूरोपियन एक लड़की मिल गई उसको, उन्हें क्या मैनू लै दे जड़ा अपना मैंने नोट वहा मेरा मूड बने। सो उसके बाद जो था उसने अपना वीज़ा जो था वो उस पर स्विच कर लिया। 2 साल फिर उन्हें जड़ा ना औखे सौखे उन्हें बीर शीर लिया के दे के कोई जड़ा
औखे सौखे उसने टाइम पास कर लिए जो है। अब यहाँ पे 7 साल 8 साल हो गए। उसके बाद वो भी निकल गई, नस गई, गायब हो गई, वो जो मिस्टर इंडिया बन गई। उसने अब किसी तरीके से जो था फिर जो कोई केस नया फाइल कर दिया। अब यहाँ तक जो है, ये मैं बाज़ कर जो इस तरह की फजूल बातें इसलिए कर जाता हूँ कि साडी जिहड़ी कौम है उन्होंने लीगल लैंग्वेज की समझ नहीं आती, उन्होंने जिहड़ा समझाने वास्ते इहो जिहियां पुठियां सीधियां गल्लां करनियां पैंदियां ने ताकि तुहानूं समझ आ सके। सो अब स्टूडेंट, उसके बाद दूसरा वीज़ा, थर्ड वीज़ा, ये 3C लीव है, दैट्स कॉल्ड अ 3C लीव। इट्स अ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन जो है। अब आपका सो फास्ट जो है वीज़ा आपका मुकम्मल है, आप लीगली चल रहे हैं। 8 साल गुजर गए। अब उसके बाद जो है वो भी चली गई। अब आपने जो है कोई डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन फाइल कर दी, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कर दी, रिफ्यूज़ल आ गई। उसके बाद आपने फिर जो अपील की, अपील में उन्होंने जो था कंटिन्यूसली केस चलता था। ड्यूरिंग ऐसी पीरियड जो था आपकी अपील उन्होंने किसी तरीके से ह्यूमन राइट्स की अलाउ कर दी। अब आपका वहाँ पे जब वहाँ पे परमिशन आपकी आ गई, आपको हो गए जी 10.5 साल 11 साल। अब आपका पिछला टाइम फ्रेम जो है वो तो लीगल हो गया, 10 साल आपके मुकम्मल हो गए। अब क्या आप 10 ईयर्स की बेस के ऊपर जो है अपना ILR अप्लाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अब इसी पॉइंट को जो मैंने आपको कहा है, इसको आपको अगर मैं मुहज़्ज़बाना ज़बान में समझाऊं, तमीज़ के लहजे में रहते हुए समझाऊं, तो उसमें यह है कि आप जिस दिन UK में एंटर हुए, आप अगर लीगल एंटर हुए हैं, वहाँ से लेके किसी ना किसी तरीके से जो है, किसी ना किसी तरीके से जो है आपने अपने 10 साल जो है आपने मुकम्मल कर लिए, तो नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जो है इसकी कैसे आएगी, ये मैं आखिरी लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। दिस इज़ द लास्ट लाइन जो है, इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर दिस व्लॉग जो है। द पीरियड ऑफ अ क्वालिफाइंग लीव मस्ट बी अ कंटिन्यूस एंड लॉफुल 3C लीव इज़ ऑफन रेलिवेंट इन द असेसिंग द क्वालिफाइंग पीरियड। दैट्स ऑल माई लॉर्ड। यही है एक पॉइंट कि जी के मैं एंटर लीगली हुआ, मैं लॉफुली यहाँ पे रहा, मैंने कंटिन्यूसली 10 साल गुजार लिए। अब मुझे जो है आप ILR जो है वो दे दीजिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है मुझे दे दीजिए, और आप बिल्कुल जो है वो ले सकते हैं। इसी से रेलिवेंट अगर आपके पास सवालात होंगे तो नीचे कमेंट्स में छोड़िएगा, और इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट मैं वीडियोस भी मैं करूँगा। और मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफोर्ड में होता हूँ जी, और अदरवाइज़ आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, चाहे वो फ़ोन की हो या ऑफिस आने की हो, मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ और आप बिल्कुल आ सकते हैं। मेरी जैसे एक आदत है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा और मुंह फट बंदा हूँ, मैं जो मेरे मुंह में आता है मैं बोल देता हूँ। और आखिरी बात मैं ये करूँगा, जो है बहुत से फजूल किस्म के लोग जो हैं जब मैसेज करते हैं, जैसे अभी भी कोई 1 घंटा पहले किसी साहब का पाकिस्तानी नंबर से जो मैसेज आया था, उन्होंने कहा मैं फ़लाँ काम एक करना चाहता हूँ, तो जो है इसमें क्या हो सकता है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जिवें मैं तुहाडे फुफी दा पुत्तर हाँ तो मैं तुहानूं मुफ्त दे विच मैं दे देंगा इन्फॉर्मेशन। क्यों दूंगा भाई, यहाँ पे जो मैं मुफ्त की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसी से एंजॉय करें। बाकी टाइम पे मेरा टाइम है, मेरा बिजनेस है, मैं फ़ीस चार्ज करूँगा। अच्छा, वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक मैसेज किया कि हम फ़ीस चार्ज करते हैं कंसल्टेशन की 50 पाउंड फ़ोन की, और चाहे आप जन्नत से फ़ोन करें, जहन्नम से फ़ोन करें, पाकिस्तान से कॉल करें, इंडिया से करें, कहीं से भी करें, हम 50 पाउंड चार्ज करते हैं फ़ोन के। ऑफिस अपॉइंटमेंट के 80 पाउंड्स हैं, आप आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, उसके बाद आगे से उनका ओवर क्लेवर कॉम, बहुत से वहाँ के लोग जो हैं बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं कई बारी किया है अगर डोंट टीच अ फादर हाउ टू मेक बेबी। हम लोग जो हैं, मैं खासकर जो पिछली 25 साल से इसी लीगल फील्ड में हूँ, मेरे जैसे बंदे को इस तरह की बातें मेरे साथ ना किया करें। हो सकता है कोई और कोई वकील तो अड़े के चुड्डू बन जाए, तो अब आई डोंट माइंड। अच्छा जी, अब आगे से उनका सवाल सुनिए ओवर क्लेवर बंदे का। आप मुझे सब ये बता दें क्या ये मेरा काम हो सकता है कि नहीं, कि मतलब जो भी उनकी वो क्वेश्चन था, यस या नो में लिख दीजिए, यस या नो में लिख दीजिए, ताकि मैं अपनी अगली अपॉइंटमेंट मैं बुक कर लूँगा और फिर मैं ये करूँगा। भाई साहब, मैं ये जो फ़ीस चार्ज करता हूँ ये मैं उसी यस और नो का ही बताने का चार्ज करता हूँ, और मैं ऐसे ही यस नो बता दूँ तो मैं वकील का था। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।